जय हिंद साथियों। 6 दिसंबर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने ये रहा। तो पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में कौन सा राज्य अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा? विच स्टेट विल सेट अप अ सेपरेट दिव्यांग विभाग? तो दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने यह फैसला लिया है कि अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा और महाराष्ट्र ऐसा करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य हो गया है। दोस्तों, महाराष्ट्र के हाल ही में चीफ मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम है एकनाथ शिंदे। इन्होंने हाल ही में इसकी घोषणा की है कि राज्य सरकार अलग दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करेगा और सरकार ने इसके लिए 1143 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, हाल ही में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। मैंने आपको बताया था इस बारे में। हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही महाराष्ट्र राज्य की, तो आप पहले महाराष्ट्र राज्य की लोकेशन को देखिए, क्योंकि आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र की जो सीमा है किन किन राज्यों को छूती है। तो देखिए, पहला राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा यहाँ पर देखिए तेलंगाना है, चौथा कर्नाटक है, पांचवा गोवा है और छठवां गुजरात है। तो 6 राज्य यहां पर आप देखिए। इसके अलावा दोस्तों, यूनियन टेरिटरी है दादरा और नगर हवेली। तो इन राज्यों के साथ सीमा बनाता है महाराष्ट्र राज्य। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना हुई। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक साथ राज्य थे, दोनों अलग हुए, भाषा के आधार पर राज्य अलग हुए 1960 में। देखिए, महाराष्ट्र के प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी और इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई। पहले से बॉम्बे कहा जाता था। क्या बोला जाता था? बॉम्बे बोला जाता था। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनते जाइएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के यहां पर नेशनल पार्क्स के बारे में बात करेंगे, यानी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। कहां कहां पर फैला हुआ है? कोल्हापुर, सतारा और सांगली जिला। दूसरा है संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मुंबई में है। तीसरा है तडोबा नेशनल पार्क, जो कि चंद्रपुर में है। चौथा है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? अमरावती में है। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, विश्व विरासत स्थल जो कि यूनेस्को सूचित करता है, तो एलिफेंटा गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं राजा गुप्ता, जो मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है हमारा ये सेशन। भारत का कोई भी एग्जाम हो, यदि करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो बस आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, हर एग्जाम में हमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका फीडबैक मिला कि बहुत सारे प्रश्न यहीं से डायरेक्ट आ रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस क्लास की और विशेष बात है कि आपको स्टैटिक जीके का पिटारा भी मिलता है सबसे आखिरी में, और ये क्लास केवल 25 से 30 मिनट की होती है। दोस्तों, 1.5 से 2 घंटे की क्लास मैं नहीं लेता। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए कम समय में सबसे ज़्यादा कंटेंट देने का हमारा जो कमिटमेंट है, हम उसी पे अडिग हैं। दोस्तों, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ये लाइन मेरे और आप दोनों के लिए है। अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, हमें लगातार लगे रहना है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय नौसेना दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो देखिए, भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया गया है वो 4 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। दोस्तों, 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। देखिए, 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इतनी बार रिवाइज करा देता हूं कि आपके दिमाग में हर एक पॉइंट सेट हो जाए। दोस्तों, भारतीय नौसेना के बारे में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। देखिए, जो भारतीय नौसेना दिवस है इस बार पहली बार कहां पर मनाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ईस्टर्न नौसेना कमान है, जिसे हम बोलते हैं पूर्वी नौसेना कमान।
ये विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह भी है, पोर्ट भी है, यहां पर मनाया गया पूर्वी नौसेना कमान। दोस्तों कब से मना रहे हैं? 1972 से हर साल 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाते हैं। देखिए क्यों मनाया जाता है, आपको याद होगा, मैंने आपको कई बार बताया है। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उसमें भारतीय जो नौसेना थी उसका बहुत अहम योगदान था, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था भारत की जीत पर। इसलिए भारतीय नौसेना के सम्मान पर यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर साल दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है नौसेना दिवस का, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली के बाहर विशाखापत्तनम में नौसेना दिवस समारोह आयोजित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए भारतीय नौसेना की बात कर लेते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, देखिए द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं प्रेसिडेंट बनी है और इनका संबंध संताल जनजाति से है। यही प्रश्न एसएससी में पूछा गया था। मैं बार बार बोल रहा था, अगर किसी बच्चे ने सुन भी लिया होगा तो उसका वहां से एक नंबर पक्का हो गया होगा। देखिए प्रेजेंट में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं और हर साल हम 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस। दोस्तों यहाँ पर नौसेना कमान और उसके हेडक्वार्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए एक तरफ ऑपरेशनल नेवल कमांड होगा और दूसरी तरफ उसका हेडक्वार्टर होगा। तो वेस्टर्न नौसेना कमान कहां पर है? मुंबई में है। सदर्न नौसेना कमान कोची में है और ईस्टर्न नौसेना कमान विशाखापत्तनम में है। हाल ही में यहीं पे भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया पहली बार। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी मेरे पास आप लोगों की रैंक नहीं आई है अपडेटेड, हालांकि मैंने शायद 1-2 दिसंबर का बता दिया है। अभी जितने भी टॉपर्स हैं मैं कल बता दूंगा कि किसने टॉप किया है 3 और 4 दिसंबर के क्विज पर। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट हमारे पास आ जाता है और मैं क्लास में डेली आपकी रैंक को डिस्कस करता हूं। तो ये जो टेस्ट होता है कहां पर होता है? आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करके, और जैसे डाउनलोड करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। बस आप इसी पे क्लिक कर दीजिए, आपको एक ही जगह पर हमारे क्रेजी जीके ट्रिक डेली करंट अफेयर्स का वीडियो, पीडीएफ, कोई सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप हुआ, उसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भारत ने हाल ही में 5 मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 5 मेडल जीते हैं। दोस्तों थाईलैंड में हुआ है। कहां पर हुआ है इसका आयोजन? थाईलैंड में हुआ है, थाईलैंड के नानथबूरी में हुआ है इस चैंपियनशिप का आयोजन, और भारत ने 5 मेडल जीते हैं। तो इसमें 3 सिल्वर मेडल हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। देखिए यहां पर देखिए आप, ये है उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा ने सिल्वर मेडल जीता है और उन्नति हुड्डा एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 17 महिला एकल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और इन्होंने इतिहास रच दिया है। वहीं पे अंडर 15 पुरुष एकल कैटेगरी में अनीस थोपनाई ने रजत पदक जीता है। इन्होंने भी क्या जीता है? रजत पदक जीता है। और अर्श मोहम्मद और संस्कार सारस्वत ने पुरुष अंडर 17 युगल में रजत पदक जीता है। तो आप याद रखिएगा 3 सिल्वर मेडल मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों यहां पर बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप की बात करें तो मैंने आपको बताया कहां पर हो रहा है, कहां पर आयोजित किया गया? थाईलैंड में। कब से कब तक चला है? 29 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चला है। इसमें किस कैटेगरी को शामिल किया गया है? तो महिला और पुरुष अंडर 15 और अंडर 17 कैटेगरी का चैंपियनशिप आयोजित किया गया। यदि आपसे पूछा जाए पहली बार कब इसका आयोजन हुआ था तो 1997 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इज़ाक हर्जोग किस देश की यात्रा करने वाले पहले इजरायली राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में इज़ाक हर्जोग जो हैं बहरीन की यात्रा इन्होंने की। देखिए
जो यहाँ पे इजराइल और बहरीन के संबंध है, बहुत अच्छे संबंध नहीं है। अभी नफ्ताली बेनेट ने एग्रीमेंट साइन किया, शांति समझौता साइन किया, उसके बाद इज़हाक हर्जोग बहरीन पहुंचे हैं। 2020 में दोनों देशों के संबंध जो है सामान्य हुए हैं और जो इजरायली राष्ट्रपति हैं वो बहरीन की पहली यात्रा पर गए हैं। इजराइल, मिस्र और जॉर्डन के साथ भी शांति समझौता कर चुका है। नफ्ताली बेनेट जो है बहरीन के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, क्या आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं? यार लैपिड, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा क्या यार लैपिड है। चलिए दोस्तों, इजराइल की लोकेशन को देखिए आप, ये इजराइल है और इधर है डेड सी, इधर देखिए सीरिया या जॉर्डन है, और इजराइल का जो जेरूसलम कैपिटल है, यहाँ पर हमेशा लड़ाई चलती रहती है क्योंकि यहाँ पर धार्मिक युद्ध होता है। इजराइल में मोस्टली यहूदी हैं और मुस्लिम कहते हैं कि जो जेरूसलम साइट है वो उनका रिलीजियस साइट है, क्रिश्चियन कहता है हमारा रिलीजियस साइट है, यहूदी भी क्लेम करते हैं। तो जो तीनों धर्म है आपस में लड़ाई करते रहते हैं। तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, राष्ट्रपति इज़हाक हर्जोग, और यहाँ की मुद्रा है इजरायली नई शेकेल, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पे बहरीन की भी बात कर लेते हैं। तो बहरीन कहाँ पर है? तो ये देखिए आप, ये है बहरीन, यहाँ पर लोकेशन में देखिए ये है बहरीन, और ये है कतर, ये यूएई है, ये सऊदी अरब है। यूएई के नीचे आप ओमान देश देखेंगे, ये है यमन, और यहाँ पर है कुवैत, ये है इराक, ठीक है, ये ऊपर लगा हुआ है जॉर्डन, और यहीं पे है इजराइल, ये है सीरिया। तो दोस्तों, बहरीन की कैपिटल क्या है? तो मनामा इसकी कैपिटल है। इनका आधिकारिक धर्म इस्लाम है। मुद्रा बहरीन दिनार है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं सलमान बिन हमद अल खलीफा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? Who has received the Best Director Award at the New York Film Critics Circle Award 2022? तो दोस्तों, एस राजामौली, इनको मिला है अभी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। दोस्तों, इनकी फिल्म है RRR, आप सभी ने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा हिट हुई है और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। तो इसके फिल्म निर्माता हैं एस राजामौली। इन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में RRR के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। दोस्तों, बाहुबली आपने जो मूवी देखी थी, इन्होंने ही इसका निर्देशन दिया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार की। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1935 में, और ये अमेरिका का सबसे पुराना क्रिटिक्स ग्रुप है। दोस्तों, इसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह जो यहाँ पर अभी घोषणा हुआ है तो अगले साल 2023 में होगा। दोस्तों, RRR की बात करें तो वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है RRR। चलिए फ्रेंड्स, नॉलेज फैक्ट्री में यहाँ पर बात करेंगे हम केंद्रीय कैबिनेट 2022 के बारे में। कल भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में जाना था, आज पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रेजेंट में लॉ मिनिस्टर कौन है, तो यह है किरण रिजिजू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा बिजली मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह राजकुमार सिंह। भारत के प्रेजेंट में पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपला। भारत के संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत का जो खेल मंत्रालय है अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास है। आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी। तो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, यहां से आपका 1 नंबर तो पक्का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में अबू धाबी में हो रही है अंतरिक्ष परिचर्चा, इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? Who has participated from India's side in space discussion being held in Abu Dhabi? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसमें शामिल हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत के प्रेजेंट में पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय इनके पास है।
अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री इनके पास है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री हैं। ये 5 दिसंबर को यूएई में अबू धाबी अंतरिक्ष परिचर्चा में शामिल हुए और भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। दोस्तों, उद्घाटन के समय इजराइल के राष्ट्रपति इजाक हर्जोग भी शामिल थे। दोस्तों, यहां पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई के कुछ अचीवमेंट के बारे में बता देता हूं। अभी हाल ही में पहला नैनो सैटेलाइट, इसका नाम है नाइफ 1, जो कि पर्यावरणीय यानी एनवायरमेंटल अंतरिक्ष डेटा को एकत्रित करता है, श्रीहरिकोटा के पीएसएलवी से लॉन्च किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, जुलाई 2020 में यूएई ने बहुत बड़ा कारनामा किया है। दोस्तों, मंगल मिशन के लिए होप प्रोब नाम का, याद रखना आप, होप प्रोब नाम का मंगल मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया और फरवरी 2021 में अगले वर्ष मंगल की कक्षा में प्रवेश किया और यह उपलब्धि हासिल करने वाला यूएई विश्व का 6वां देश बन गया और अरब कंट्री में पहला देश बन गया। देखिए, राष्ट्रपति आप याद रखिएगा यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एविएशन सिक्योरिटी रैंकिंग? तो भारत की रैंक है 48। भारत 48 प्लेस पर पहुंच गया है। पहले भारत की रैंक और भी पीछे थी, अब भारत धीरे धीरे सुधार कर रहा है। दोस्तों, ये जो वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग है, आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो विमान है उड़ते रहते हैं, तो पैसेंजर्स की सिक्योरिटी सबसे पहली इंपॉर्टेंस होती है, तो इसको ध्यान पे रखते हुए रैंकिंग जारी की जाती है और भारत इस पे 48 नंबर पर है। कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो यह है सिंगापुर। यह है सिंगापुर। दूसरे नंबर पर यूएई है और तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया है। 4 साल पहले भारत की स्थिति बहुत खराब थी, 102 स्थान था। अभी प्रेजेंट में चीन 49 प्लेस पर है। और ये जो रिपोर्ट होती है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, यहां पर बात आ रही है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसकी स्थापना 1947 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल क्यूबेक में है। यदि आपसे पूछा जाए तो इसका काम क्या होता है, तो सुरक्षित और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय जो परिवहन है, हवाई परिवहन है, उसको योजना बनाना, उसका विकास करना, ताकि पूरी दुनिया में सेफ तरीके से ये जो इंडस्ट्री है एविएशन चलती रहे। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में नॉइज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नॉइज ने हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया विराट कोहली को। किसे बनाया है? विराट कोहली। नॉइज वॉच जो आप सभी बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे, तो विराट कोहली इसके बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य कुमार यादव अभी हाल ही में एक अर्बन जो गबरू है ब्रांड, उसके स्काई बनाए गए हैं, मैंने आपको बताया था, उसके ये हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो जो नॉइज है दोस्तों, ये एक टेक ब्रांड है ना, नॉइज टेक ब्रांड है। ये वॉच भी बनाती है और स्पीकर्स बनाती है। स्मार्ट वॉच के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जो हाल ही में बनाए गए हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं, आइए एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर ये है ऋषभ पंत। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर मनिका बत्रा है, जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है। एक A23 गेमिंग प्लेटफॉर्म है और उसके ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी। बाटा इंडिया के दिशा पटानी हैं। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। रीन्यू बाय इसके ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं शेफाली वर्मा। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं। हाल ही में सौरभ गांगुली बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न रहा, NPCI ने UPI वॉल्यूम कैप डेडलाइन को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो NPCI ने UPI वॉल्यूम कैप के डेडलाइन को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। देखिए, ये होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं।
इससे बहुत सारी कंपनियों को प्रॉफिट होगा। एनपीसीआई यूपीआई के लिए थर्ड पार्टी को एक्सेस देती है, तो इसमें बहुत सारे जो पेमेंट गेटवेज हैं, पेमेंट सिस्टम है, जो यहाँ पर पेमेंट से जुड़े हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, तो ये सब थर्ड पार्टी को एक्सेस मिलता है। तो इसकी डेडलाइन को 2 साल और बढ़ा दिया है। तो एनपीसीआई ने हाल ही में यूपीआई यूज करने वाली थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को राहत दी है और 2 साल के लिए और राहत दी है। हालांकि कंपनी कह रहे थे कि 5 साल तक आप हमें दे दो राहत, लेकिन इन्होंने कहा हम आपको 2 साल का और एक्सटेंशन दे देते हैं और 31 दिसंबर 2024 तक इसे टाल दिया है। आज का आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस मनाया गया 5 दिसंबर को। कब मनाया गया? 5 दिसंबर को। देखिए थीम याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, सॉइल वेयर फूड बिगिंस, सॉइल वेयर फूड बिगिंस, ये इसकी थीम है। ठीक है, हिंदी में आप बोलेंगे तो ये है मृदा जहां भोजन शुरू। तो हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अब क्या उद्देश्य है दोस्तों? सॉइल मैनेजमेंट करना हमारी जिम्मेदारी है, यानी मृदा प्रबंधन। दोस्तों अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो आप अनाज किस पे उगाएंगे? क्योंकि मिट्टी को बनने में बहुत समय लगता है। तो मिट्टी का जो हमारा लिथोस्फीयर का सबसे जो ऊपरी लेयर होती है वो सॉइल बहुत पतली होती है और उसी पे सारे प्लांट डिपेंडेंट होते हैं। तो जरूरी है कि हम मिट्टी को बचा के रखें, उसका क्षरण ना होने दें। तो अवेयरनेस फैलाया जाता है और हमारा इकोलॉजी जो है डिस्टर्ब ना हो, हमारा इकोसिस्टम बना रहे, इस महत्व को बताने के लिए हम सॉइल डे मनाते हैं। चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की रसमलाई आ गई है, यानी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे हम यहां पर डिस्कस करेंगे। पीएम मोदी जी ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना को सौंपा है? तो यह है आईएनएस विक्रांत। ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब होता है कि समुद्र में आईएनएस विक्रांत की मदद से हम एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, बहुत संख्या में। भारत की किस सेना के ध्वज से रेड जॉर्ज क्रॉस हटा दिया गया है? तो इंडियन नेवी में था पहले रेड जॉर्ज क्रॉस और इसे हटाया गया है क्योंकि गुलामी ना महसूस हो, ये अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने कल्याण चौबे। क्या नाम है इनका? कल्याण चौबे। तकनीकी खराबी के चलते अमेरिका ने किस हेलीकॉप्टर की उड़ान बंद कर दी है? तो यह चिनूक। बहुत सारे एक्सीडेंट सामने आ रहे थे इसलिए इसको बंद किया है। आकाशवाणी की समाचार सेवा की महानिदेशक कौन नियुक्त की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है वसुधा गुप्ता। क्या नाम है इनका? वसुधा गुप्ता नाम है। दोस्तों 10 प्रश्न आएंगे, रेडी हो जाइए। बताइए 10 में 10 कौन लाने वाला है? तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम क्या है? तो यह एकनाथ शिंदे। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है बताइए। यहां पर मीरा चोपड़ा लिखा हुआ है, नीरज चोपड़ा हो गई, नीरज चोपड़ा। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में सबसे पहला स्थान किस देश का है? तो यह है सिंगापुर। इजाक हर्जोग किस देश के प्रेसिडेंट हैं? तो इजाक हर्जोग इजराइल के प्रेसिडेंट हैं। दक्षिण नौसेना का कमान का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इट इज लोकेटेड एट कोची। A23 गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं शाहरुख खान। बैडमिंटन जूनियर एशियन चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई? तो इसका आयोजन हाल ही में थाईलैंड में हुआ है। एलिफेंट्स गुफाएं, एलिफेंट्स केव्स कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के प्रेसिडेंट हैं? तो ये UAE के प्रेसिडेंट हैं। अंतरराष्ट्रीय नागर विमान संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये है कनाडा के मॉन्ट्रियल के क्यूबेक में है। तो कितना स्कोर आया कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। चलिए दोस्तों 4 दिसंबर, यहां पर 5 दिसंबर कर दीजिए। 5 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है हंसराज
गंगाराम अहिर। क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीता है महाराष्ट्र को हराकर। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अमेरिका ने किस देश की टेक कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो चाइना की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका में भारत की राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने किसको पद्म भूषण सम्मानित किया है? सुंदर पिचई को। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया गया? कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में शुरू किया गया? यूपी में। नगर नार में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट काउंसिल के स्टील प्लांट में सरकार ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को तैयार किया है? 50.79%। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ये लेखक है विक्रम संपत। G20 शेरपा की पहली बैठक कहां पर शुरू हुई? तो ये उदयपुर में शुरू हुई। दोस्तों आज का सवाल, कौन सा राज्य अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों आज का स्टैटिक जीके का पिटारा खुल गया है और यहां पर मैं आपको बता दूं, पूजा विश्वकर्मा जी डेली कह रहे थे सर क्वेश्चन सॉल्व कराइए शेड्यूल से रिलेटेड, तो ये आपकी डिमांड पर जो कमेंट बॉक्स पर आपने बोला था, तो ये यहां पर देखिए आपके लिए सभी के लिए शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट में मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूंगा। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर प्रेजेंट? तो प्रेजेंट में कितने शेड्यूल्स हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो प्रारूप समिति थी उसने कितनी अनुसूचियों के बारे में बताया, यानी जब हमारा संविधान बना था ओरिजिनली तब कितने स्केड्यूल्स थे? देयर वर 8 स्केड्यूल्स, 4 बढ़ गए, पहले 8 थे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? यानी कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया गया है? तो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52 जो संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में हुआ है, तो कौन से अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो जब 52 अमेंडमेंट किया गया तो 10th शेड्यूल को शामिल किया गया और इसे बोला जाता है दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी शेड्यूल्स को जोड़ा गया है? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें किसके बारे में बताया गया दोस्तों? पंचायती राज विषय के बारे में बताया गया। 1992 में यह आया था, 1993 में लागू हुआ। 74th संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया है? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है जो कि म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन की 2nd शेड्यूल का संबंध किससे है? तो दूसरा जो शेड्यूल है वो है सैलरी से वेतन। तो आप ऐसे याद रखते हो, जैसे बोलोगे ना 2 वेतन, 2 वेतन, आप बोलते हो ना किसी से मुझे वेतन दो, तो मुझे वेतन दो यानी 2nd शेड्यूल, याद रखना, ट्रिक है आपके लिए। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख, यानी जो हमारे स्टेट है उनका नेम आपको कहां पर मिलेगा? तो 1st शेड्यूल में मिलेगा। दोस्तों इससे कैसे याद रखोगे? सबसे पहले आप किसी व्यक्ति का नाम पूछते हो तो सबसे पहले क्या होगा? राज्यों का नाम, ऐसे याद रखना। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ये सभी अधिकारियों का यहां पर वेतन के बारे में बताया गया है। तो वेतन कहां पर है? तो मैंने अभी बताया द्वितीय अनुसूची 2nd शेड्यूल में। भारतीय संविधान की 3rd शेड्यूल का संबंध किससे है? तो थर्ड जो है शपथ से है। आप कैसे याद रखोगे ओथ को? आप जब हाथ आगे बढ़ाओगे तो आपको 3 उंगली बाहर करनी है, वैसे आपको 3 तो नहीं करनी है, ऐसा याद रखना, आपको 3 ही उंगली को बाहर करनी है। तो 3rd में आप याद रखना ओथ के बारे में बताया गया। संविधान की किस शेड्यूल में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों के सीटों का आवंटन 4th शेड्यूल में है? भारतीय संविधान में जो 22 लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया किस शेड्यूल में है? तो भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में बताया गया। किस अधिनियम को संविधान की
किस अनुसूची में शामिल करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? 9th शेड्यूल्स को, ऐसा इसमें कहा गया था। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये है तमिलनाडु राज्य। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? तो नया राज्य गठन हुआ, उसका नाम जोड़ना पड़ेगा, तो शेड्यूल फर्स्ट अनुसूची 1 में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस शेड्यूल में दी गई है? तो ये 10वीं शेड्यूल में दल बदल के बारे में बताया गया है। तो कैसा लगा आप सभी को स्टैटिक जीके का पिटारा दोस्तों? अगर वाकई आपको हमारी मेहनत दिखती है दोस्तों, ये आपकी फैमिली है और फैमिली को ग्रो करना हमारा और आपका दोनों का कर्तव्य है। किसी एक व्यक्ति को जरूर शेयर करें, केवल एक ही जो नीडी पर्सन है, और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। दोस्तों क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे हमने बहुत सारे स्पेशल कोर्सेस लॉन्च किए हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण होंगे। अगर आप उन कोर्सेस को ज्वाइन करते हैं और आपको डिस्काउंट चाहिए तो RGCGT कोड यूज करिएगा, राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक RGCGT, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक कोर्स पर। दोस्तों इसके अलावा MP पटवारी कोर्स हमने आपके लिए तैयार किया है क्योंकि आपका एग्जाम है। ऐसे और भी बहुत सारे कोर्सेस हम धीरे धीरे ला रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। दोस्तों रूट एप्लीकेशन पर हमारे जो टीचर्स हैं स्पेसिफिकली हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर। हम आपको इंस्टाग्राम में मिलेंगे, हम आपको फेसबुक में मिलेंगे, टेलीग्राम पर, ताकि वहां से भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप उसे मिस ना कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी ऊर्जा इसी जोश के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।